Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our second lecture, and that lecture is a very important one. Today the topic which we are going to discuss is zero order reaction. So kinetics में हमारे पास ये different order of reaction हम study करेंगे, और पहला जो order of reaction है students वो zero order reaction है. तो चलिए हम देखते हैं कि zero order reaction से क्या बात है. तो स्टूडेंट बात ये सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसका मतलब है स्टूडेंट्स वो केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, रिएक्टेंट जितने मर्जी ले लें, रेट पर कोई फर्क ना पड़े, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है. ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आप कह लें कि रेट को अफेक्ट नहीं करते, रिएक्टेंट की मिकदार रेट को ज्यादा या कम नहीं करती, ऐसे रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं. उनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंडिपेंडेंट होती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से. तो स्टूडेंट देखिए, हम कहते हैं कि ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई. अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट्स काइनेटिक्स, यानी कि इसकी काइनेटिक्स, इसके रेट लॉ को स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल के तौर पर एक रिएक्शन लेते हैं कि हमारे पास A है रिएक्टेंट और B है प्रोडक्ट. अब स्टूडेंट जरा तवज्जो से आपने बात को समझना है. इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को हमने देखना है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें बेटे हमारे पास क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. तो अब जरा देखिए कि जब टाइम t 0 है, यानी जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो initial concentration of reactant A is A and the concentration of B is 0. It means that when reaction has not yet started, we have the maximum concentration of A is, and the concentration of A is small a, and the concentration of B is 0 because yet reactants are not converted into the product. But after time t is equal to t, any time t, 5 minutes, 10 minutes, after the 5 to 10 minutes time, we noted the concentration of reactant A, and the concentration of reactant A was decreased, and it becomes A minus x. इसका मतलब है स्टूडेंट्स इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, और इसकी कंसंट्रेशन कम होकर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर क्या हो गई, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर A माइनस एक्स हो गई. जब इसकी कंसंट्रेशन A माइनस एक्स हुई तो B की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, और B की कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर क्या हो गई, X हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं. ये हमारे पास हमने टाइम t इक्वल टू t, किसी भी टाइम पर हमने इसकी कंसंट्रेशन नोट की तो हमारे पास उसकी ये वैल्यू आ गई. अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन का जो है वो कहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, और फिर इसकी पावर में बेटे क्या है, 0. तो आप ये बात जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू किसके स्टूडेंट, K into A raised to power 0. When we have A raised to power 0, it means that A raised to power 0 is always equal to 1. When A raised to power 0 is equal to 1, it means that the rate of the reaction will be equal to constant. It means that dx over dt जो रेट को दायर करता है वो किसके इक्वल है, वो k के इक्वल है. इसका मतलब है स्टूडेंट्स जब किसी केमिकल रिएक्शन में उसका रेट इंडिपेंडेंट, आप देखिए ना, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो कांस्टेंट है. आप A की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी ले लें, A की कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा. ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. तो ये स्टूडेंट उनकी रेट इक्वेशन है dx over dt is equal to k. इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाएं तो बात करें तो बेटे हमें पता चलता है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिफरेंट एक्सप्रेशन वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. अब ये इंटीग्रेशन आपके लिए जरा नहीं होगी, लेकिन इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर बेटे इंटीग्रेशन जो है वो यूज होगी. ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इंटीग्रेशन की जो हम यहाँ पे करेंगे.
तो आपने बड़ी तवज्जो से इसको समझना मिले। बात ये है कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है, रेट इक्वेशन dx over dt and that is equal to k and k is acting as a constant। तो अब बेटा देखिए dx over dt is equal to k। अब आप गौर कीजिए रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, ये dt इधर बेटा डिवाइड हो रहा है, अगर ये इधर जाएगा तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद k and then the next step is taking integral on both sides। ये बेटा इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल on both sides of this equation। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये जो बेटा इंटीग्रल होता है ना, इसकी वैल्यू होती 1 over d, ये इनवर्स ऑफ डिफरेंशियल होता है 1 over d, यानी कि ये इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 over d। और ये जो d है बेटे ये क्या होता है, ये डिफरेंशियल होता है, d इज इंडिकेटेड टू डिफरेंशियल, ये d है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 over d, ये इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल है। इसका मतलब है जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 over d के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका इंटीग्रल का जो आंसर है वो x आ जाएगा, जबकि ये इंटीग्रल और ये डिफरेंशियल भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर t आ जाएगा। इसका मतलब है यहां पे t और बाहर k मौजूद है, kt आ गया प्लस c। तो अगर बात ये क्लियर नहीं हुई तो दोबारा देखिए। बात ये है स्टूडेंट्स कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 1 over d dx is equal to k 1 over d dt। आपने कहा जी 1 over d क्या है, मैंने कहा ये इंटीग्रल है, तो ये d फिर d से कैंसिल हो गया, x बच गया, ये d भी d से कैंसिल हो गया, kt बच गया, और ये जो c है ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, जब भी हमारी इंटीग्रेशन मुकम्मल हो जाती है तो इंटीग्रेशन के मुकम्मल होने पर हम एक कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं और वो c कांस्टेंट जो है स्टूडेंट्स वो जाहिर करता है कि नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन थी, हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा जब हम ये एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये बात बड़ी तवज्जो वाली है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c। स्टूडेंट हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और c की वैल्यू को देखेंगे कि हाउ द वैल्यू ऑफ c कम्स आउट। तो c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री वैल्यूज पुट करते हैं, मसलन पुटिंग द वैल्यूज। जरा तवज्जो कीजिए, ये बाउंड्री वैल्यूज हैं, इन्हें हम बाउंड्री वैल्यूज कहते हैं। और ये जो बाउंड्री वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, इन बाउंड्री वैल्यूज में आप गौर कीजिए, ये जो बाउंड्री वैल्यूज हैं इसमें हमारे पास टाइम जो है when time was 0 then you know that x was 0। जब टाइम 0 था तो x 0 था, x की कोई अमाउंट नहीं बनी थी, इसलिए बेटे देखिए हमने x की जगह पे 0 लिख लिया, हमने t की जगह पर 0 लिख लिया, c एज ए दिया। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास ये c की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 0। तो यही c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है x will be equal to kt। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इसका एक फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है कि x जो है वो किसके इक्वल है kt। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे, अब इसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन को जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए कि और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, हम मजीद नेक्स्ट चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन के लिए ये सारे स्टेप हम हर रेट पर फाइंड करेंगे, जीरो के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए। आज मैंने फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ आप टॉपिक में रखा है ताकि हम इसको जरा समझ सकें कि ये सारी वैल्यूज और ये सारे एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करने होते हैं। फिर स्टूडेंट वो कहता है कि ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू kt, ये हमें ये बताती है कि बेसिकली अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, k की और t की, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, we can find out the value of x। if we know the x and if we know the t we can find the x। यानी ये इक्वेशन हमें बताती है कि to calculate the value of the product form you should have two values and those two values are value of the rate constant k and other is the value of t। इसका मतलब अगर k और t की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आप ये दोनों वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम यूनिट्स, हर ऑर्डर में यूनिट्स फाइंड किए जाते हैं। पहले जीरो ऑर्डर के देखिए यूनिट्स कैसे फाइंड होते हैं स्टूडेंट्स, और ये यूनिट्स किसके होते हैं, ये यूनिट्स होते हैं रेट कांस्टेंट k के।
अब यहां पर आप देखिए x इज इक्वल टू के टी है मेरे पास, x इज इक्वल टू के टी। तो आप देखिए मैंने k की वैल्यू मालूम करनी है, t इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k किसके इक्वल बना, k इज इक्वल टू x ओवर t। x क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं मोल पर डीएम। टाइम क्या है, यकीनन सेकंड, तो इसका मतलब है इसके यूनिट्स क्या बन गए, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हमें ये पता चलता है कि दिस एक्सप्रेशन शोज दैट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट एट ऑल द कंसंट्रेशन, यानी कि जो रेट कांस्टेंट k की वैल्यू है वो रेट के इक्वल है। जितनी मर्जी कंसंट्रेशन ले लें उससे कोई रेट कांस्टेंट की वैल्यू को अफेक्ट नहीं हो रहा। जितनी मर्जी कंसंट्रेशन ले लें, आप जितने मर्जी मोल ले लें, हमारे पास यूनिट्स यही रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स क्या हैं, तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड हमारे पास उसके यूनिट्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो होता है या वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन रखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास एक एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। जब हम अमोनिया को स्टूडेंट्स डीकंपोज करते हैं तो अमोनिया जो है वो डीकंपोज होने के बाद हमारे पास आपके सामने डीकंपोज होने के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देती है। वो कहता है कि इसकी अमोनिया की कंसंट्रेशन रेट पर डिपेंड नहीं करती। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो बात आपको जहां से समझ आएगी वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट में सिंपल फोटोसिंथेसिस की बात कर लें या हेल्प या जो ऐसे रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसमें स्टूडेंट्स अब देखें ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, यकीनन वो फोटो मीन लाइट, वो लाइट की मौजूदगी में होता है। प्लांट्स के अंदर हमारे पास जो ग्लूकोज वगैरह मौजूद होते हैं या हमारे पास वाटर मौजूद होता है कार्बन के साथ रिएक्ट करने के लिए, लेकिन वो रिएक्ट तब करते हैं जब उनको सनलाइट मिले। तो इसका मतलब है फोटो केमिकल जो रिएक्शन होते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स, these reactions does not depend upon the concentration or the amount of the reactants. These reactions depend upon the amount of the light used in the chemical reaction. And the last one is enzyme catalyzed reaction. तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन पर जाकर डिपेंड कर रहे होते हैं। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यकीनन जो बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं वो भी हमारे पास एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं और वो जीरो ऑर्डर होते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।